नमस्कार। सहज जीवन की चर्चा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार संजीव जी। संजीव जी, अ, हमने अध्यात्म की बातें करी, हमने समाज की बातें करी अपने पिछले एपिसोडों में। इस बार मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूँढ के लाया हूँ और ये टॉपिक फिर से मुझे हमारे व्यूअर्स ने सजेस्ट किया है। हमारे को रेगुलर फीडबैक्स मिल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। और हमारे नेक्स्ट एपिसोड के डिस्कशंस के आइडियाज़ भी हमें हमारे व्यूअर्स से ही मिल रहे हैं। तो जो आज टॉपिक मुझे दिया है, वो हमारी मिलेनियल और जेन ज़ी जनरेशन के लोगों ने मिलके मुझे दिया है, जिस पे वो आपके विचार सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इस जनरेशन के मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूँ? धन्यवाद। आज का मुद्दा जिस पे हम संजीव जी के विचार लेना चाहेंगे, वो है व्यापार और पैसा, बिजनेस एंड मनी। तो संजीव जी, पहला प्रश्न जो मैंने वहाँ से उठाया है, अक्सर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से, जैसा आपने मुझे पिछली चर्चाओं में भी बताया, अभी बैक ऑफ द स्टेज भी आप मुझे बता रहे थे, पैसे को सही तरीके से मैनेज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ऐसा क्यों आपके विचार में कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उसे मैनेज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? पैसा वो वस्तु है जो वास्तव में व्यवहार का माध्यम है। जब वो व्यवहार के माध्यम से आगे बढ़कर स्टोरेज का माध्यम बनने लगता है, तो स्टोरेज लिमिटलेस हो जाता है। तो उसकी व्यवस्था करने के लिए हम फिर उस स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर हम ना हमेशा उसी काम में निरंतर लगे रहते हैं, जो अंतहीन विषय हो जाता है। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि मेरा ये गोल है कि मैं 50 साल की उम्र के बाद उस व्यवस्था में जाऊँ जहाँ मैं समाज को कुछ दे सकूँ। मेरा गोल है कि मैं 50 साल तक काम करूँ। तो उस प्रकार की चर्चा ये स्वयं में एक उत्तर बन जाता है इस व्यवहार के लिए कि धन को कमाना, उसे एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ वे में इन्वेस्ट करना, वो सब चीज़ें अच्छी हैं, होनी चाहिए। मगर बैक ऑफ द माइंड इस पिक्चर का रहना कि पैसे की व्यवस्था उस प्रकार से हो जिसमें हम उलझ ना जाएँ। अगर हम उस व्यवस्था में उलझ जाते हैं, तो वो फिर ऑनगोइंग प्रोसेस हो जाता है लाइफ लॉन्ग। तो जिस समय को हमारे उस मित्र ने बोला कि मैं ऐसा चाहता हूँ, उस व्यवस्था से व्यक्ति दूर हो जाता है। और जैसे ही हम रिवल्ट देने की भावना से हटते हैं प्रकृति में, इस भाव को हम नहीं ग्रहण करते, तो 100% हमारी सोच और समझ उसी दायरे में सीमित हो जाती है जिस दायरे में हम उस धन को कमाते और व्यवस्थित करते हुए आ रहे होते हैं। उसके जो दूरगामी परिणाम हैं, वो सिर्फ़ इतने ही होते हैं कि हम कुछ बीमारियों से लैस हो जाते हैं। ये सब वेपन्स हैं। हम उन बीमारियों से लैस हो जाते हैं अपने आप को मारने के लिए। किस स्वरूप में? शरीर के स्वरूप में तो है ही, मगर मन के स्वरूप में भी, जहाँ पर नए उन्नत विचार मिलने हमें बंद हो जाते हैं। हम सिर्फ़ उसी व्यवस्था के होकर रह जाते हैं कि इस पैसे को यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, वहाँ से ज़्यादा है वहाँ निकाल लो, इस प्रकार से कर लो, ऐसा कर लो। तो जो इनोवेशन ऑफ थॉट्स है, वो ख़त्म हो जाता है। आप कभी भी इस चीज़ को किसी भी स्वरूप में चेक करें सोसाइटी के अंदर, जो लोग रेगुलर इस काम में लगे हुए हैं, वो 70 साल की एज में भी इसी काम में लगे हुए हैं। मगर जो लोग अपनी 35-40 साल की उम्र से इस बात को अपने ज़हन में रखना शुरू कर देते हैं, उनके विचारों में निखार आने लगता है। प्रकृति को विचार वापस देने का मतलब अगेन मानव मात्र के लिए बात करना, किसी भी स्वरूप में। हमारे साथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो आया अपनी परेशानी में आकर बैठकर हमसे कुछ चर्चा करता है। वो अपने पैसे के मैनेजमेंट के ऊपर ही बात करता है। हम उस व्यक्ति को कुछ उस प्रकार की बात कहते हैं कि पैसे का मैनेजमेंट कुछ इस हिसाब से किया जाए कि उसको रेगुलर वॉच ना करना पड़े। और इसका क्या मतलब? हम इसे कैसे समझें? इसको समझने का एक सही अर्थ अगर आप निकालें तो ऐसा होना चाहिए कि जिस पैसे को हमने कहीं पर भी इन्वेस्ट किया या उसको मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसकी थॉट्स रिपीटेडली हमारे पास ना आए। जैसे कि हमने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। आप चाह कर भी
उसे ऑब्जर्व करना बंद नहीं कर सकते। आप रेगुलर उसके टच में रहेंगे। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति शेयर में पैसा लगाता है, उसकी हर सुबह किसी नई थॉट के साथ होती है। वो प्राइस चेक तो 100% करेगा ही। ये कनेक्टिविटी उसकी कहाँ बन गई? जहाँ नहीं बननी चाहिए थी। ये कनेक्टिविटी वास्तव में बननी चाहिए थी हमारी इंट्रोवर्ट होने के लिए या सोसाइटी को डिलीवर करने के लिए। वो बन गई वहाँ पर, हमें टाइम ही नहीं मिल सकता। पॉसिबल ही नहीं है। वो कनेक्ट एक अंदर से हो गया वहाँ पर। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, ये उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो उतना कनेक्ट तो नहीं करता, बट जो सिर्फ यही काम करते हैं उनके पास कुछ काम भी नहीं रहता। वो चर्चाओं के देवता हो जाते हैं, डिस्कशंस के देवता हो जाते हैं। उन लोगों की शाम भी अलग प्रकार की होने लगती है, फिर धीरे धीरे व्यवहार भी बदलने लगते हैं। तो वो व्यवस्था भी हमारे को इंटेलेक्चुअल होने से धीरे धीरे पीछे हटाना शुरू कर देती है। अब कहाँ जाएं? एक व्यापार है जिसमें हम अपनी क्षमता के हिसाब से 10 लोगों से, 50 लोगों से, 100 लोगों से, 1000 लोगों से, 2000 लोगों को हमने हमारे साथ एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं और हम व्यापार कर रहे हैं। उसमें हम लाइक माइंडेड पीपल को अगर अपने साथ लेकर आते हैं और जब हमारे इस प्रकार के सुंदर भाव होंगे तो परमात्मा वो व्यक्ति देने ही वाले हैं। और उनको भी हम ये समझाते हैं कि हमने धनोपार्जन किस लिए करना है। तो व्यवस्था ऑटो मोड पे चलती हुई हमें दिखने लगती है। धन का प्रवाह होना हमेशा युक्ति संगत है। अगर धन रुकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी में रुके या कहीं पर भी रुके, मतलब जैसे जल का एकत्र होकर पड़े रहना उसमें विकार पैदा कर देता है। वो जल भक्षण योग्य नहीं रहता, पीने योग्य नहीं रहता। इससे मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियाँ याद आई। मैं कवि नहीं कहूँगा, एक लेखक की पंक्तियाँ याद आई जिन्होंने लिखा था कि लक्ष्मी चंचल है, उसका चलते रहना ही आपके सुखद जीवन के लिए ज़रूरी है। सो आई थिंक आज आपने मुझे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाया है कि लक्ष्मी चंचल है, उसका सही जगह इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम ये करेंगे तो उसमें उन्नति ही होती रहेगी। ऐसा मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ आपकी बात से? इसका निष्कर्ष स्वरूप में 2 लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा। जो धन घूमता है, उसमें से कुछ ना कुछ सबके लिए निकलता रहता है। मेरे साथ सपोज़ 50 लोग जुड़े हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ निकल रहा है। आगे मैं सोच रहा हूँ, मेरे मन के भाव हैं कि मेरे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ें, मगर किस लिए? कि सबके लिए कुछ ना कुछ निकलता रहे। वो निकलना ही उस जल का प्यूरिफ़िकेशन है, जो पीने योग्य रहता है, ग्रहण करने योग्य रहता है। वही धन उपभोग करने जैसा है। हम घूमने भी जाएँ, हम एन्जॉय भी करें, आनंद भी लें, उस पैसे का भरपूर इस्तेमाल करें, महँगे से महँगे कपड़े भी पहनें, सब कुछ करें। मगर भाव मन में ये ज़रूर होना चाहिए कि व्यवस्था घूमती रहे। धन्यवाद। सो अगला प्रश्न, और जब मैं ये प्रश्न कहता हूँ, जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, ये विचार हैं जो मैंने बहुत सारे विचारों को संगठित करके एक प्रश्न क्रिएट किया है आपके लिए, ताकि बहुत सारे लोगों के जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक पॉइंट के थ्रू कवर कर सकें। आजकल स्टार्टअप का कल्चर है, हम सब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। आई थिंक जितने भी यंगस्टर्स हैं वो स्टार्टअप की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा वो स्टार्टअप में जाना प्रेफर करते हैं। और ये काफ़ी फास्ट पेसिंग होता है और कॉम्पिटिटिव भी है। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका अपने एक्सपीरियंस से कोई एडवाइस जिससे उन्हें हेल्प मिले उनकी जर्नी में और वो अपनी जर्नी को सक्सेस एंड सस्टेनेबल बना सकें? और वैसे भी स्टार्टअप्स हमारी इकोनॉमी में आजकल काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो स्टार्टअप आपने बात की और ये सब सारा कुछ है, मैंने रिसेंटली अभी खुद अपनी 2 कंपनीज़ बनाई हैं। मैं भी उसी मॉडल पे खड़ा हूँ। और स्टार्टअप यूथ के लिए हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। स्टार्टअप तो हर उम्र में, हर व्यवहार में, हर व्यवस्था में खड़ा हुआ है। जीवन में हर व्यक्ति शुरुआत तो कर ही रहा है किसी ना किसी चीज़ की। हाँ, मतलब जब मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ, जब मैंने यंगस्टर्स के लिए बोला, बिकॉज़ जो इस समय 40 या 50 की उम्र में हो सकता है उनकी परसेंटेज स्टार्टअप वाली 10% 15% हो, बट मेजॉरिटी को लेके मैंने बोला कि आज की तारीख में हमारे यंगस्टर्स का इंक्लिनेशन स्टार्टअप की तरफ है इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, सबसे पहली बात तो। क्योंकि हम उस दिशा में अब बढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक आम खुदरा खुदरा रिटेल रिटेल को खुदरा व्यापार ही कहते हैं। तो जहाँ पर एक आम रिटेल जो है इस वक़्त किन्हीं भी कारणों से हर्ट हो रही है। जहाँ पर हम छोटी दुकानों, व्यापार की बात करते हैं, वो कहीं न कहीं शिकार हो रहे हैं इस बड़े सेटअप्स जो आ रहे हैं। सब जगह है वो, फ़ॉरेन में बहुत पहले से है, हमारे यहाँ पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो वो हर्ट तो हो रहा है। तो ये इंस्पिरेशनल है उन सब परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए कि वो उस स्टार्टअप को जॉइन करें, कुछ नए इनोवेशंस, कुछ नई थॉट्स के साथ आएँ। ये तो हुआ एक पार्ट, और दूसरा पार्ट ये है कि जो भी बच्चे इस काम में आ रहे हैं या बड़े भी हैं, उनको एक भावना ज़रूर अपने अंदर रखनी होगी कि वो मतलब बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएँ पैसे में। उस थॉट को निकाल कर उस कर्म पे ध्यान दें कि हम अपने काम को उस ईमानदारी से कैसे कर सकते हैं जिसमें हमें किसी को चीट करने की फ़ील भी ना आए कभी भी। दिस इज़ द मेन टूल, और ये अगर एक बार आ गया तो सक्सेस हर एक की परसेंटेज अलग-अलग हो सकती है, मगर सक्सेस ना हो, ये मैं गारंटी करता हूँ कि सक्सेस मिलने ही वाली है, बट चीट करने का भाव ना हो। मेरे एसोसिएट्स को भी, और मेरे जो कनेक्टिंग उस बिज़नेस से रिलेटेड जो भी लोग हैं, इवन कंज़्यूमर ऑल्सो, हाँ, चाहे वो हर कंज्यूमर तरीके हो, से, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो। एनीवन, कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरा मन उतना खुला और बड़ा होना चाहिए कि मैं शेयर कर सकूँ। इस भाव को अगर एक बार इनबिल्ट हो गया ये हमारे अंदर, गारंटी कर रहा हूँ कि डाउनफॉल नहीं है। ग्रोथ परसेंटेज कुछ भी हो, मगर डाउनफॉल नहीं आ सकता, आगे तो बढ़ेगा ही। सुंदर विचार है ये। हम आगे बढ़ते हैं इसी बात को आगे लेते हुए। आज के टाइम में फाइनेंशियल सक्सेस काफ़ी बड़ा प्रेशर बन गया है और ये हम सब देख रहे हैं। आपके हिसाब से लोग कैसे पैसे के साथ एक हेल्दियर रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं बिना सोसाइटल प्रेशर में आए? क्योंकि ये हम सब देख रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑन होते हैं, सक्सेस का प्रेशर सबके ऊपर लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है, जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे ग्रेट माइंड्स हैं, उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, कोई थॉट है, बट इस सक्सेस ऑफ मनी के प्रेशर में आके हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स, यंगस्टर्स फेल हो जा रहे हैं एंड उनका मोटिवेशन भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपके एक्सपीरियंस से, आपने बोला आपने स्टार्टअप भी स्टार्ट किया है एक तरह से इनडायरेक्टली, तो आपके तजुर्बे से, आपके करंट एक्सपीरियंस से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो बिना किसी प्रेशर में आए अपने कर्म को फोकस करें और उसे सक्सेसफुल बनाएं? बिकॉज अगर एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है तो एटलीस्ट 50 से 60 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इकोनॉमी स्ट्रेंथ होती है। ये पहले वाले क्वेश्चन से नियर बाय रिलेट कर रहा है, और इसमें भावना ही एक विषय है जिस पर नियंत्रण शुरू में ही लगना चाहिए कि पैसे की चाह के लिए सिर्फ काम करते ही प्रेशर बिल्ट हो जाता है। कर्म को सिर्फ कर्म की दृष्टि से किया जाए, वही एकमात्र तरीका है किसी भी काम को करने का। आप जब सपोज़ आपके सामने 10 प्रोडक्ट पड़े हैं और आप सिर्फ प्रोडक्ट देख रहे हैं और आपको सेलेक्ट करने हैं उसमें 2, तो आपका ध्यान सिर्फ उसी बात पे है कि बेस्ट 2 कौन से हैं। बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि मैं ज़्यादा कमा कैसे सकता हूँ? तो आप बेस्ट 2 सेलेक्ट करने की बजाय कुछ ऐसे सेलेक्ट कर जाएँगे जिसमें आप कमाई ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप उसी भीड़ में शामिल हो जाएँगे जो प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि उसने राइट प्रोडक्ट चूज़ नहीं किया। वो 2 राइट प्रोडक्ट चूज़ करने पर मार्जिन तो कम आता, मगर सस्टेनेबिलिटी, मार्केट की ऑथेंटिसिटी जो है, वो एक अलग तरीके से नज़र आने लगती है हमें अपनी मार्केट की। हम बिल्कुल अलग नज़र आने लगते हैं। यही व्यवहार मिसिंग है। आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत करता हूँ कि जब हम पैसे को सेंटर में रख के डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमारा फोकस और एम चेंज हो जाता है, हमारा हमारा उद्देश्य बदल जाता है। तो हम प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें,
हम सिंप्लिसिटी पे फोकस करें, हम अपने एम पे फोकस करें, हम अपने एम को क्लियर रखें एंड मनी विल फॉलो अस। बिकॉज जब ये सारे फंडामेंटल थिंग्स ऑन प्लेस होंगी तो देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट गेट अ प्रॉफिटेबिलिटी और यू विल नॉट गेट अ सक्सेस इन लाइफ। नेक्स्ट तो मेरा भी फेवरेट है बिकॉज मैं भी ये फेस कर रहा हूँ और मैं डेफिनेटली आपके विचारों से इस प्रॉब्लम को समझाने सुलझाने की कोशिश करूँगा। मिलेनियंस और जेन जी, हर 10-12 साल में हम एक जनरेशन को डिफ़ाइन कर देते हैं। कभी हम जेन अल्फ़ा बोलते हैं, कभी हम जेन ज़ी बोलते हैं, कभी जेन एक्स बोलते हैं। तो अभी बेसिकली जो करंट वर्क मॉडल चल रहा है उसमें 2 तरह की मेन वर्क फोर्स हैं। एक मिलेनियंस जो मेरी एज के आसपास के लोग हैं, एक जेन ज़ीज़ जो बड़े यंगस्टर्स हैं अराउंड 20-25 इज़ लाइक। सो मिलेनियन एंड जेन ज़ीज़ की जो जनरेशन है वो साथ साथ वर्क प्लेस में कोलैबोरेटरी काम करना कभी कभी चैलेंजिंग बन जाता है बिकॉज दोनों के थॉट प्रोसेस अलग हैं, स्कूलिंग अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। सो आपके हिसाब से, आपके थॉट से क्या है दोनों की जनरेशन में बेहतर कोलैबोरेशन कैसे बना सकते हैं? अब हाल फिलहाल मैंने भी कुछ जेनजीज के साथ काम करना स्टार्ट किया है एंड आई एम फाइंडिंग दैट दे आर मोर एग्रेसिव, दे हैव मोर बेटर थॉट्स, बट प्रॉब्ली आई फील दैट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। मैं उनके सामने अपने आप को स्लो फील करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू पेस विद दैम बट फिर भी चैलेंजेस हैं। सो आपके पास आपके एक्सपीरियंस में या आपके रिसर्च में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहें जिससे हम इस तालमेल को बेहतर बना सकें? I'm sure being father, you might have gone through this process. एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम। उसमें प्लेयर का एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए नहीं दे पाऊँगा कि मुझे एग्ज़ैक्टली बहुत नॉलेज नहीं है। एक्स प्लेयर है, वो ओपनिंग बैट्समैन है। वो बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छा खेला। वो इतना बढ़िया खेला कि उसका नाम सब तरफ हुआ। आई एम टॉकिंग इंडियन प्लेयर्स, लाइक हम कह सकते हैं उसमें गावस्कर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सौरभ गांगुली हैं, लाइक मतलब बहुत सारे लोग हैं। आज विराट कोहली उस लेवल पे खेल रहा है, रोहित शर्मा जो टॉप पे हैं। अब जब सुनील गावस्कर खेले तो वो टॉप पर थे। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो आगे और प्लेयर्स आने लगे, तो वो ग्राउंड के ऊपर ही उनके कान में जाकर कुछ समझाने लगे। अब वो उतनी ताकत से शॉट तो नहीं लगा सकते, मगर उन्होंने उसके कान में जाके कहा कि टेक्निकली तुम्हें ना बैट ऐसे घुमाना चाहिए तो तुम्हारी ताकत का सही इस्तेमाल हो जाएगा और गेंद को तुम और दूर फेंक सकते हो किसी भी तरीके से। एक पॉइंट ये हुआ। अब पावर और समझ का मैनेजमेंट वहाँ पर खड़े होकर नज़र आना शुरू होता है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति जब खेल की सीमा से अलग होते हैं, क्योंकि शरीर की क्षमताएं तो निरंतर बदल रही हैं, मैं घट रही नहीं कहूँगा, बदल रही हैं, घटती नहीं। अगर हम जेन्युइन हैं तो कभी भी नहीं घटेगी। अब वो व्यक्ति टीम का कोच बन सकता है। वो बैट्समैन है तो बैट्समैन को ट्रेन कर सकता है। वर्क फॉर कम्युनिटी, वर्क फॉर सोशियलिटी, ये भी तो एक सोशियलिटी है। मैंने एग्जाम्पल देने के लिए क्रिकेट का नाम लिया। अब आप सोचिए, जो कुछ आप कह रहे थे, आपको उनके साथ आप कॉम्पिटिट कर रहे हैं कि आप उतना तेज़ काम नहीं कर सकते, बट आपको उतना तेज़ काम करना भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ उनके साथ उस एडजस्टमेंट को रखना है। वहाँ पर जो लैकिंग है वो आपके पास है, वो ठहराव, वो समझ, जो वो कई बार फास्ट स्पीड में नहीं कर पाते किसी भी वजह से। बहुत तेज़ दौड़ने वाले का पैर भी फिसलता है और धीमे दौड़ने वाला पहुंच भी नहीं पाता, मगर वो बीच के बैलेंस को आप बना सकते हैं। हम अगर बिजनेस वर्ल्ड में बात करें तो रतन टाटा जी का शरीर पूरा हो चुका है, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं इस उदाहरण को रखा। जैसे आपने कहा ना कि बड़े हो गए वाला जो एक सब्जेक्ट था, वर्ड्स आपके अलग हैं, मुझे नहीं उनका समझ है, मगर जब वो बड़े हो गए तो उस बड़े ने इतने अपने साथ खड़े कर लिए कि कहीं कोई समस्या ही नहीं है और वो फिर भी एडवाइस दे रहे हैं। अब एडवाइस की ज़रूरत यह है कि काम बहुत फास्ट नहीं, थोड़ा रिलैक्स, इसको ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। किसी भी फेलियर में पीठ पर हाथ, कोई दिक्कत नहीं है, होगा, नेक्स्ट करेंगे।
और वो अकेला खड़ा होता, वो टूट जाता, ख़त्म हो जाता, मगर उसने पीठ पे हाथ रख दिया। पीछे इंडियन टीम किसी मैच को हारी थी, वर्ल्ड कप फाइनल था किसी का, तो मोदी जी वहाँ ना जाते तो चलता, मगर मोदी जी वहाँ गए, उन्होंने जाकर बोला कि कोई बात नहीं, होता है, गेम है, नेक्स्ट टाइम। ये है वो बड़ापन जो चाहिए। हमेशा किसी यूथ की पीठ पर हाथ रखने के लिए व्यक्ति चाहिए। हर व्यक्ति का रोल अलग है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपके तर्क से भी सहमत हूँ, बट इसका एक अलग अलग प्रारूप भी है। जैसे आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, हमारे कुछ टॉप इंडस्ट्रीज ने बोला था कि 90 आवर्स इन अ वीक काम करना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा पीपल हैव रिएक्टेड ऑन इट ऑन सोशल मीडिया। अब क्योंकि उन्होंने 90 आवर वर्क्स इसलिए बोला बिकॉज दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, दे नो इंडिया इज़ ऑन अ ग्रोइंग पाथ, इंडिया को मैन पावर की बहुत ज़रूरत है, वर्क फोर्स की बहुत ज़रूरत है। वेर एज द जनरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, they have, in my opinion, they have that basics available with them. They would like to live a comfortable life. उन्हें आराम से उस बात पे काम करने के लिए अभी टाइम चाहिए उतना एग्रेसिव होने के लिए। अब ये तो थॉट प्रोसेसेस की मैं बात कर रहा था। बैलेंस तो डेफिनेटली बनाना ही पड़ेगा संजीव जी, बिकॉज अगर आपको साथ लेके चलना है तो आपको एक्सपीरियंस और पैशन दोनों को मिक्स ब्लेंड करना है। बट कभी कभी ये रिफ्ट, and I'm just talking about the person, he was very renowned, experienced, has done a lot of things for the India, but फिर भी कहीं ना कहीं ये conflicts arise हो ही जाते हैं। तो इस आपकी बातें मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि हमें जब हम लाइफ में आगे पहुँच जाते हैं तो हमें अपना रोल चेंज करना चाहिए, हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। बट इसके अलावा कभी जैसे हार्ड ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस आ जाएँ, उन्हें हैंडल करने के लिए हमें किस तरह के टूल्स का, लाइफ स्किल्स का यूज़ करना चाहिए? एक तो जो बात आप कह रहे हैं ना, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो भी होता है ना, वैसे तो एवरी टाइम हम ट्रांसफॉर्म हो ही रहे हैं, बट फिर भी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं तो ये 2-3 साल की ये प्रॉब्लम तो रहती है, सबके साथ रहती है। उसको हम कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं, जब हम मन से इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि मुझे अब वहाँ जाना ही होगा। कोई भी बैट्समैन जब रिटायर होता है, रिटायरमेंट लेता है, संन्यास लेता है, तो वो जब संन्यास लेता है तो कुछ लोग तो फुल फ्लो में ले लेते हैं कि अब नहीं। कुछ लोग नाकामयाब होके लेते हैं, कुछ लोग मिडल स्थिति में ले लेते हैं। ये हमारे थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हमें उस भाव से, अगर हम जीवन में बहुत कामयाब हैं, तो एक तृप्त भाव तो आना ही चाहिए कि बहुत हो चुका अब ये ना, और अब हमें जगह छोड़नी ही चाहिए धीरे-धीरे उन लोगों के लिए, बाय ओन सेल्फ, मन से, कि जो आगे आकर ये काम करें और हम उनके साथ रहें। तब तो हम बन जाते हैं उस कंपनी के चेयरमैन। और अगर हम वो जगह छोड़ते नहीं, तो फिर वो हमें कंपनी ही छोड़नी पड़ती है। ठीक है संजीव जी, इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी अगले सवाल से थोड़ा-सा लिंक्ड है, बट इसमें पर्सपेक्टिव 2 जनरेशंस का नहीं है। इसमें जो सवाल है वो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का है, तो मैं अपना सवाल आप पे रखता हूँ। हर नई जनरेशन के आने पर वर्कफ़ोर्स में ट्रांज़िशन फ़ेज़ होता ही है, जैसे आपने बोला है, जिसमें चैलेंजेस भी आते हैं और कॉम्पिटिशन भी आता है। पहले मिलेनियल ने जनरेशन एक्स के साथ एडजस्ट किया, जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी, और अब मिलेनियल्स को जेन जी के साथ चैलेंज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस इस इंटीग्रेशन गैप जो चेंजेस हो रहे हैं को इफ़ेक्टिवली कैसे एड्रेस कर सकती है? बिकॉज़ जो इससे पहले वाले प्रश्न पे हमने डिस्कस किया, 2 जनरेशंस आपस में डिस्कस किया। बट अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये फेजेस तो आने ही हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल में। ऐसे कौन से स्टेप्स फॉलो करें, कौन से प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि रेगुलरली जो ये चैलेंजेस आते हैं इन्हें बेटर तरीके से हैंडल कर पाएँ? और अभी जब मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं एक थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन पे बोल रहा हूँ, बट ये शॉर्टर ड्यूरेशंस पे भी आते हैं। जब कोई नया एम्प्लॉय जा रहा है, कोई पुराना एम्प्लॉय आ रहा है, कोई जूनियर सीनियर बन गया और सीनियर वहीं पे रह गया, अब वो उसका जूनियर हो गया। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते ही रहते हैं। वर्क कल्चर कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई सीनियर सीनियर ही रहेगा, जूनियर जूनियर ही रहेगा। वर्क कल्चर तो वर्क आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और इस चीज़ को कभी भी, इसका कोई इलाज नहीं है। ये एग्ज़ैक्टली वही बीमारी है, अहंकार।
हम जिस पोस्ट पर बैठे हैं या किसी व्यक्ति ने हमसे नीचे वाली पोस्ट पे काम किया, जिसने काम किया वो अगर आगे बढ़ता है तो हमें एक जलन, एक इरिटेशन महसूस होने लगती है। ये मानव का वो इनबिल्ट स्वभाव है मन का, जो उसको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। हम जब धर्म की बात करते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो वो कहीं न कहीं इन्हीं सब चीज़ों को समाप्त करने का एक माध्यम है। मगर हम उस माध्यम को आज पूरे तरीके से इग्नोर कर चुके हैं और यही वो वजह है जिसके कारण ये सब चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। तो एट लास्ट समय के साथ-साथ हमें अपने माइंड में उस स्पिरिचुअलिटी को जगह देनी ही होगी, जहाँ पर हम बहुत खुले मन के साथ एक्सेप्टेंस बना सकें हर चीज़ के लिए। मैं जिस तरह से गाड़ी चलाता था अपनी 18 साल की उम्र से लेकर और 30-32 साल की उम्र तक, तो मैंने महसूस किया कि उसके बाद वो चलाने में कुछ फ़र्क आया। पहले कॉन्फिडेंस का भाव अलग था, उसके बाद कॉन्फिडेंस का भाव अलग हुआ, कॉन्फिडेंस पूरा है, मगर गति व्यवस्थित हुई, थॉट प्रोसेस बदला। पहले सड़क पे चलते हुए ना ये ध्यान नहीं रहता था कि हमारी वजह से किसी को कष्ट होगा। किसी टू व्हीलर के बराबर से अगर गाड़ी तेज़ निकलती थी तो एक बार निकल जाती थी। मगर आफ्टर 30 जब किसी टू व्हीलर के पास से हम हाईवे के ऊपर गाड़ी निकालते थे, तो मुझे ये लगता था कि हवा का झोंका भी उसे तंग करेगा। जो धक्का लगता है ना हवा का गाड़ी चलाते हुए टू व्हीलर वाले को, तो ये फ़ील आने लगी। मुझे लगता था ये फ़ील मुझे ही आती है, पर आज आपसे सुन के लगा कि ये सबको आती है। ये सबको आती है मगर एक्सेप्ट कौन करता है और उस एक्सेप्टेंस के साथ उस भाव का इस्तेमाल जीवन के किस-किस पहलू में हम कर पाते हैं। वो फ़ील तो सब ले लेंगे, मगर उसके बाद गाड़ी चलाते वक़्त ध्यान रखना, उसके बाद उन भावों को जीवन के हर क्षेत्र में एप्लाई करना। फ़ॉर्मूला है, जब भी स्क्वायर लगेगा तो मल्टिप्लिकेशन होगा। अब वो मल्टिप्लिकेशन खाली हम मैथमेटिक्स में ही करते रहें या जीवन के हर क्षेत्र में उसको करें, उस समझ को अगर इम्प्लीमेंट करें तो वो डबल हो जाती है एनी टाइम और इसका वाइड इस्तेमाल होना चाहिए। सो प्रश्न मेरा ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में जनरेशन गैप्स की वजह से कन्फ्लिक्ट आते हैं और प्रमोशंस की वजह से कन्फ्लिक्ट आते हैं, वर्क इकोसिस्टम की वजह से कन्फ्लिक्ट आते हैं या किसी भी और रीज़न की वजह से कन्फ्लिक्ट आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन से प्रोसेसेस, कौन सी टेक्निक्स, कौन से टूल्स अडॉप्ट करे ताकि इन्हें ईजिली हैंडल कर सकें? पहला टूल तो यही है कि जीवन को उस मायने में समझना, जहाँ पर हम किसी को भी आगे बढ़ते हुए देखकर इरिटेट तब नहीं होते जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। उस रास्ते पर कदम रखते ही हमारा थॉट प्रोसेस बदलने लगता है। हमारे अंदर जब वो प्रेम का भाव प्रदीप्त होने लगता है, जब हम ये समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति ही तो मेरा अपना है। बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि वहाँ पर, मतलब मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ पर डायरेक्ट ओनर कनेक्ट में रहते हैं और सब सारी व्यवस्था है, वहाँ पर जब खुद के बच्चे आने लगते हैं, तो जो पुराने एम्प्लॉइज़ भी साथ में होते हैं, वहाँ पर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब वो अपनी जगह माँग रहे होते हैं, बच्चे, वो हमारे मन में चल रहा है और उधर वो एम्प्लॉयी अपने आप को डाउन महसूस कर रहा है कि मैं डाउन हो रहा हूँ। जबकि वास्तविकता ये है कि एक थॉट को बदलने वाली बात है। जिस दिन हम अपने बच्चे को ले जाकर उस मैच्योर एज एम्प्लॉई से बोलेंगे कि आज से ये भी आपका बच्चा है एंड यू हैव टू लुक आफ्टर, और इसको आगे कैसे बढ़ाना है, आओ टेबल पे बैठ के बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इस ज़रा सी बात से व्यवस्था परिवर्तन कितना आसान हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल इस वजह से ये दिया क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपने मन में महसूस किया। और हाँ, और जो आप कह रहे हैं वहाँ पर भी ये स्थिति है। जो भी अगेन फिर एक बड़ा व्यक्ति है अवस्था में, समझ में, जब इस तरह के एम्प्लॉई को आगे लाना होता है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले बनानी पड़ती हैं एक समझदार आदमी को, जो बॉटम लाइन से उठ के आ रहा है, उसे ऊपर तक लाना, उस स्टेज तक, जो मैं तो कर चुका हूँ और वो मालूम है।
मैं कैसे लेके आया हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को। वो एक प्रोसेस है जो आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, नंबर ऑफ एसोसिएट्स के हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं। मगर उसकी एक कंडीशन है कि वो व्यक्ति वास्तव में एलिजिबल होना चाहिए। अगर आप ही रॉन्ग डिसीज़न लेके आगे ला रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस हो नहीं सकती। मगर वो अगर एलिजिबल है, तो 100% ये होने वाला है। उस कंफर्ट ज़ोन में एक बड़ा आदमी हर संस्था में चाहिए, जो समझ रखता हो। हर जगह पर उस व्यक्ति की ज़रूरत है। हमारे देश में अगर आज कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति टॉप पर बैठा है, तो उसका काम कोई कहीं जाकर काम करना नहीं है। वो वास्तव में सहारा देने का और थॉट देने का ही काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। और क्या करना है बताइए आप? कोई एग्ज़ाम्पल रखता है 18 घंटे काम करने का, कोई एग्ज़ाम्पल रखता है 16 घंटे काम करने का। तो वो सब किसके लिए है? इंस्पिरेशनल, इंस्पायरिंग थॉट्स हैं, वो चीज़ें हैं, वो चाहिए, मगर होना फिर भी दिल से चाहिए। पैसे के लिए 18 घंटे काम करते हुए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, मगर वास्तव में दूसरों को उठाने के लिए हम 18 घंटे ना करें, 12 घंटे काम करें, तो भी एग्ज़ाम्पल सेट होता है। और सही मायने में यही स्पिरिचुअलिटी है। और ये वो खेल है जो मन के राज़ी हुए बिना होता नहीं। जब तक मन के अंदर वो प्रेम का भाव, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, एक परिवार भी बिखर जाता है। आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि वो पुरानी बिज़नेस फैमिलीज़ जो बहुत आगे जा सकते थे, जिनके बिज़नेस, आज वो उतना आगे नहीं जा पाए, क्योंकि वो डिवाइड होते चले गए। पहले डिवाइड हुए ब्रदर्स, फिर आगे उनके बच्चे डिवाइड हो गए। अब तो बिल्कुल ही माइक्रो फैमिली पे बात आ गई। वो कहता है इकट्ठे नहीं रहना, चाहे जॉब कर लेंगे। तो सिचुएशन ही चेंज हो गई। बिजनेस फैमिलीज जो हैं वो धीरे धीरे, मैं ठीक कह रहा हूँ, शायद आप इस चीज़ को महसूस हाँ, करते हैं। जो मैं आपकी बात से निकाल पाया कि इस समस्या का समाधान एम्पैथी, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड देन अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी। अगर इन टूल्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए, इनको प्रॉपर्ली इम्पोज किया जाए, एंड कल्चर सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम वो कल्चर कैसे बनाते हैं। हमें दिनेश जी, समझ को सम्मान देना ही होगा। वो एम्पैथी से आता है। और अगर हम समझ को सम्मान नहीं देंगे, तो व्यक्ति का सम्मान करने पे तो हमेशा नुकसान होगा। व्यक्ति कभी भी सम्मान का पात्र नहीं है। व्यक्ति वास्तव में है ही समझ। और क्या परिभाषा है किसी व्यक्ति की? समझ। अब वो समझ अगर नहीं है, तो बात नहीं बनती है। बिल्कुल सही कहा संजीव जी आपने। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं पे समेटने के लिए आपकी इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद अपने विचार फिर से हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये भाव का धन्यवाद है, जैसा हमने लास्ट डिस्कशन में कहा था, और हम आगे की चर्चाएं जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।